और बेहतरीन फिल्म के बारे में बात करेंगे। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाने का फैसला इसके निर्देशक के आसिफ और प्रोड्यूसर सिराज अली हकीम ने 1940 में ही एक नाटक देखकर कर लिया था। ये नाटक उर्दू के महान नाटककार इम्तियाज अली ताज ने सन 1922 में लिखा था। 1928 में मशहूर निर्देशक आर्देशिर ईरानी ने इसी नाटक पर आधारित एक मूक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम अनारकली है। मुगले आजम फिल्म के संवाद लिखने की जिम्मेदारी उस समय के महान उर्दू लेखक वजाहत मिर्जा, अमानुल्लाह खां, कमाल अमरोही और एहसान रिजवी को दी गई थी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने वाले लेखकों में से एक लेखक अमानुल्लाह खां जीनत अमान के पिता थे और कमाल अमरोही ने तो आगे चलकर पाकीज़ा जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया था। अपनी बड़ी और बेहतरीन स्टार कास्ट के लिए मशहूर इस फिल्म को सबसे पहले चंद्रमोहन, डी.के. सप्रू और नरगिस को लेकर शुरू किया गया था और इसी तिकड़ी के साथ बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में 1946 को इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी गई थी। लेकिन यहाँ आकर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने इस फिल्म की पूरी शक्ल सूरत ही बदल कर रख दी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इस फिल्म के प्रोड्यूसर सिराज अली पाकिस्तान चले गए और यही नहीं, इस फिल्म में अकबर का किरदार निभा रहे अभिनेता चंद्रमोहन का हार्ट अटैक के कारण 1949 में निधन हो गया। लेकिन के आसिफ को ये फिल्म हर हाल में बनानी थी, इसीलिए उन्होंने इसके लिए नए प्रोड्यूसर तलाश करने शुरू कर दिए और ये तलाश बिजनेसमैन शाहपुर जी मिस्त्री के घर जाकर पूरी हो गई। फिल्म की कहानी सुनते ही शाहपुर जी मिस्त्री इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। 1950 में एक नए प्रोड्यूसर के साथ इस फिल्म पर काम शुरू किया गया। नए प्रोड्यूसर मिलने के बाद आसिफ जी ने दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर और मधुबाला के रूप में एक नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म का काम शुरू कर दिया। पृथ्वीराज कपूर जी को भारी पोशाक और अपने भारी भरकम शरीर के कारण बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ती थीं। पैरों पर हुए फफोलों के दर्द के कारण उन्हें अपने संवाद बोलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कई बार कपूर साहब को एक सीन के लिए 19 से 20 टेक भी देने पड़ते थे। इस फिल्म की कास्टिंग से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि महान तबला वादक जाकिर हुसैन जी को इस फिल्म में सलीम के बचपन का रोल करने को कहा गया था, लेकिन बाद में ये रोल जलाल आगा की जोली में चला गया। जलाल आगा वही हैं जो 1975 में आई फिल्म शोले के गाने महबूबा ओ महबूबा में भी नजर आ चुके हैं। कास्टिंग की बात चल रही है तो आपको इस फिल्म की कास्टिंग से जुड़ा एक और किस्सा बता देते हैं। दरअसल मीर ताज मोहम्मद, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, दिलीप कुमार के बचपन के बहुत करीबी दोस्त थे। जब एक बार मीर ताज मोहम्मद मुंबई अपने दोस्त दिलीप से मिलने आए तो दिलीप साहब ने उन्हें मुंबई के अपने दोस्तों से मिलवाया, जिसमें मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ भी शामिल थे। के आसिफ ने मीर ताज मोहम्मद के गठीले शरीर और सुंदर चेहरे को देखकर उन्हें मुगले आजम फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। स्वभाव से स्वतंत्र रहने वाले मीर साहब ने ये कहकर ऑफर ठुकरा दिया कि उन्हें नौटंकी में काम करने का कोई शौक नहीं है। और मजे की बात यह है कि फिल्म को नौटंकी कहने वाले मीर ताज मोहम्मद के बेटे को आज पूरी दुनिया इन्हीं फिल्मों के कारण जानती है। मीर साहब का बेटा आज इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जिसे हम शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। खैर, अब बात करते हैं मुगले आजम से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में। इस फिल्म के निर्देशक के आसिफ इस फिल्म में कोई भी कसर नहीं रखना चाहते थे। बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी हर प्रकार की चीज को वो पर्दे पर बिल्कुल असली दिखाना चाहते थे। और इसी बात से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि फिल्म के एक सीन में मोती गिराए जाने थे। के आसिफ साहब अड़ गए कि उन्हें सीन में असली मोती चाहिए। आखिरकार उनकी जिद के सामने सबको झुकना पड़ा और असली मोती मंगवाए गए। जब प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने की शूटिंग राजमहल में होने वाली थी। इसके लिए के आसिफ साहब ने लाहौर में बने शीश महल जैसा हूबहू सेट डिमांड कर दिया। उनकी इस डिमांड को भी मानना पड़ा और 2 साल में ठीक वैसा ही सेट तैयार किया गया। लेकिन भारत में उस समय शीशों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसी बीच उस साल ईद के मौके पर जब फिल्म के प्रोड्यूसर ईदी के रूप में 1 लाख रुपए और कुछ सोने के सिक्के लेकर आसिफ साहब के घर पहुंचे तो उन्होंने वो 1 लाख रुपए प्रोड्यूसर को वापस देते हुए कहा कि इन पैसों का उपयोग करके बेल्जियम से शीशे मंगाए जाएं। शीशे मंगाने पर भी इस सेट से जुड़ी समस्याएं खत्म नहीं हुई। शीशों की चमक और रिफ्लेक्शन के कारण शूटिंग में फिर से दिक्कत आने लगी। इससे निपटने के लिए इंग्लैंड के फिल्म डायरेक्टर डेविड लीन को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि ऐसे सेट पर शूटिंग करना नामुमकिन है। लेकिन इस फिल्म की टीम पर उनकी इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरी टीम इस मुश्किल का हल ढूंढने में लग गई और आखिरकार फिल्म के आर्ट डायरेक्टर डी माथुर ने शीशों पर झीना कपड़ा डालकर इस शानदार गाने की शूटिंग का रास्ता साफ कर दिया। इस गाने की शूटिंग के लिए 500 ट्रकों की हेडलाइट्स और 100 रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह एक गाने के लिए उस समय 10 लाख खर्च किए गए थे और इतने रुपयों से पूरी फिल्म बन जाया करती थी। प्यार किया तो डरना क्या गाना
भारतीय फिल्म इतिहास के कुछ अमर गानों में शामिल है। लेकिन इस गाने को बनाने में गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद जैसे दिग्गजों को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद आखिरी ये गाना सेलेक्ट किया गया था। इस फिल्म में के आसिफ महान संगीतकार तानसेन को गाते हुए दिखाना चाहते थे, इसीलिए उनकी पसंद थी महान गायक बड़े गुलाम अली खान साहब। लेकिन आसिफ जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने फिल्म में गाने के लिए साफ मना कर दिया। बहुत कहने के बाद भी जब आसिफ साहब वहां से नहीं गए तो बड़े गुलाम अली साहब ने उनके सामने गाने के लिए 25,000 रुपए की मांग रख दी। आपको बता दें कि ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे गायक भी 500 रुपए से अधिक नहीं लेते थे। लेकिन आसिफ साहब को जो चाहिए था वो चाहिए था। इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी रकम क्यों न चुकानी पड़े। आप नायाब हैं, आप तो जितनी रकम मांगे हम उसके लिए तैयार हैं। ये कहते हुए आसिफ ने 10,000 रुपए एडवांस बड़े गुलाम अली साहब के हाथों में रख दिए। इस फिल्म का एक गाना ए मोहब्बत जिंदाबाद तो सबको याद ही होगा। इस गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब के साथ 100 अन्य गायकों ने कोरस गाया था। इस फिल्म की शूटिंग के समय बहुत सी महान हस्तियां इसका सेट और शूटिंग देखने आया करती थी। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। इस गाने की शूटिंग के दौरान फैज अहमद फैज, चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुवेन लाई और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने भुट्टो सेट पर मौजूद रहा करते थे। उन तीनों को यह गाना बहुत ही पसंद था, जिस कारण ये तीनों सेट पर ब्रेक के दौरान बार बार ये गाना सुन लिया करते थे। इस फिल्म के लिए लगभग 72 गाने अलग अलग गीतकारों से लिखवाए गए थे, जिसमें से 20 गानों की शूटिंग की गई थी। लेकिन एडिटिंग के बाद फिल्म में सिर्फ 12 गाने रखे गए। संगीत के बाद अगर बात करें फिल्म में दिखाए गए युद्ध के दृश्यों की, तो यहाँ भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया था। फिल्म में भारतीय सेना के कुछ सैनिकों के साथ साथ 2000 ऊंटों और 400 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए इस फिल्म के निर्देशक के आसिफ साहब ने खुद बकायदा तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से मंजूरी भी ले ली थी। यहाँ तक कि कृष्ण मेनन खुद भी सेट पर युद्ध के दृश्य की शूटिंग के समय मौजूद रहा करते थे। इस फिल्म में एक जगह मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच एक रोमांटिक सीन शूट होने वाला था, लेकिन मधुबाला इस सीन को बहुत कोशिशों के बाद भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी, जिसका कारण था कि मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान उस समय सेट पर मौजूद होते थे और अताउल्लाह खान साहब दिलीप कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस सीन का शूट होना भी बहुत जरूरी था, जो मधुबाला के पिता की मौजूदगी में करना लगभग नामुमकिन हो चला था। के आसिफ को मालूम था कि मधुबाला के पिता को रमी खेलने का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने अपने पब्लिसिस्ट तारकनाथ गांधी को कुछ रुपए देकर कहा कि आज से कुछ दिनों तक तुम्हारा काम अताउल्लाह खान साहब के साथ रमी खेलना होगा और तुम्हें बाजी जानबूझकर हारनी होगी। के आसिफ की इस चालाकी की बदौलत मुगले आजम का वो सीन शूट हो सका, जिसे आज भी बॉलीवुड के बेहतरीन दृश्यों में गिना जाता है। इस फिल्म के दौरान इसमें काम करने वाले कलाकारों की निजी जिंदगी भी बहुत कुछ बदल गई थी। फिल्म के आखिरी भाग की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपने परिवार के कहने पर दिलीप कुमार का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और उनके बीच बातें होना भी बंद हो गई थी। और वहीं दूसरी ओर के आसिफ साहब की दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम के साथ शादी भी सफल नहीं रही। उनके बीच काफी झगड़े बढ़ने लगे थे, जिसका प्रभाव दिलीप कुमार और के आसिफ के रिश्तों पर भी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से दिलीप कुमार इस फिल्म के प्रीमियर पर भी नजर नहीं आए थे। ये नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि दिलीप कुमार ने ये फिल्म रिलीज के 10 साल बाद जाकर देखी थी। 14 सालों के लंबे इंतजार के बाद मुगले आजम 5 अगस्त 1960 को मराठा मंदिर सिनेमा घर के अलावा पूरे देश के 150 सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 3 सालों तक ये फिल्म सिनेमा घरों में लगातार देखी गई और ये उस समय एक रिकॉर्ड था और ये रिकॉर्ड 15 सालों तक कायम रहा। कुछ फिल्म जानकारों का मानना है कि इस फिल्म को देखने वाले दर्शकों की संख्या बाहुबली 2 और हम आपके हैं कौन जैसी शानदार फिल्मों के दर्शकों से भी ज्यादा थी और 3-3 दिनों तक लोग कतार में लगकर टिकट खरीदते थे। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म का निर्देशक ताउम्र एक किराए के घर में रहा और टैक्सी में सफर करता रहा। इतना ही नहीं, इस फिल्म की हीरोइन मधुबाला ने यह फिल्म अपनी दिल की बीमारी के चलते शूट की थी। इस तरह से ये फिल्म जिद, जुनून और बहुत सी कुर्बानियों का परिणाम बन गई। 2004 में इस फिल्म को पूरी तरह से रंगों में ढालकर फिर से सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। द मैग्नम ओपस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से मशहूर इस फिल्म के 60 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी दूसरी मुगले आजम बनना हिंदी सिनेमा के लिए बहुत 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 मुश्किल है।